देश विदेश डिजिटल चैनल में आपका स्वागत है। मैं सतीश चंद। आज मैं बात करूंगा संजय गांधी की और आपातकाल में उनकी बहुत बड़ी भूमिका की। चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी अपनी मां इंदिरा गांधी की बहुत बड़ी कमजोरी थे। संजय जब भी किसी मुश्किल में फंस जाते थे, जो कि वो फंसते ही रहते थे, इंदिरा उनका बचाव करने के लिए हमेशा खड़ी रहती थी। बचपन में उनके दादा जवाहरलाल नेहरू ने उनको एक पैडल से चलने वाली कार लाकर दी थी। इसी कार की वजह से उनका कारों के प्रति शौक जागा और मारुति कार की फैक्ट्री लगाने का बीज वहीं से पड़ा। नेहरू उनको पोते की तरह नहीं, अपने बेटे की तरह मानते थे और उनकी हर जिद पूरी करने के लिए तैयार रहते थे। एक दिन संजय ने अपने एक दोस्त के घर पर एक इलेक्ट्रिक टॉय ट्रेन देखी। उस शाम जब वो घर आया तो उसने मांग की कि उसे वही ट्रेन चाहिए। क्योंकि तब तक दुकानें बंद हो चुकी थी, इसलिए उन्हें बोला गया कि अगली सुबह पूछताछ की जाएगी और यदि उपलब्ध हो तो उन्हें अपनी ट्रेन मिल जाएगी। लेकिन संजय को वो ट्रेन अभी के अभी चाहिए थी। नेहरू उस समय संजय के पास आए और जब उन्होंने पोते की नाराज़गी के बारे में सुना तो उन्होंने फ़ोन उठाया और दिल्ली में विभिन्न लोगों को फ़ोन किया। भारत के प्रधानमंत्री और उनके निजी कर्मचारियों ने अगले 2 घंटे टेलीफोन पर उस खिलौने की तलाश में बिताए। आखिरकार उसका पता लगा लिया गया और आधी रात से ठीक पहले ट्रेन आ गई। इस तरह से उसकी मांग पूरी की गई और 3 मूर्ति में वो रात शांति से बीत सकी। इस तरह के लाड़ प्यार ने संजय गांधी को बिगाड़ दिया था। इंदिरा गांधी नेहरू की देखभाल में व्यस्त रहती थी और नेहरू परिवार की परंपरा के अनुसार राजीव और संजय की देखभाल के लिए एक विदेशी गवर्नेंस को रखा गया था। उस गवर्नेंस का नाम था अन्ना। जब संजय गांधी की उम्र 4 साल की हुई तो संजय को किंडरगार्टन शिव निकेतन में भेजा गया। ये किंडरगार्टन एक जर्मन लेडी एलिजाबेथ गौबा चलाती थी, जिसने एक भारतीय से शादी की थी और भारत में ही रह रही थी। जब संजय 7 साल के हुए तो संजय की फॉर्मल स्कूलिंग का टाइम आ गया। दून स्कूल में प्रवेश के लिए तैयार करने के लिए संजय को देहरादून के वेलम स्कूल में डाला गया। यह भी एक बोर्डिंग स्कूल था। वहाँ के प्रिंसिपल को जल्दी समझ आ गया कि वो एक बिगड़ैल लड़के को डील कर रही है। 13 साल की उम्र में संजय को दून स्कूल में प्रवेश मिला। संजय को दून स्कूल में उसके पिता फिरोज गांधी छोड़ने आए थे। दून स्कूल में उनको कश्मीर हाउस में रखा गया था। दून स्कूल में संजय गांधी को ना तो पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी थी और ना ही खेलकूद में। हाँ, इस दौरान उनकी छोटी छोटी चीज़ें चोरी करने की आदतें सामने आईं। एक बार उनके कमरे से कारों के हब कैप और मर्सिडीज़ कार के एम्बलम बरामद हुए, लेकिन इस बात को दबा दिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया में सहायक संपादक रहे गौतम वोरा संजय गांधी के बारे में जो बताते हैं, उनसे आपको उनकी स्कूल की पढ़ाई के बारे में स्पष्ट हो जाएगा। हमारे स्कूल में होल्ड्सवर्थ नामक एक इतिहास के शिक्षक थे, जिनके पास छात्रों को ग्रेड देने का एक दिलचस्प तरीका था। वे अपनी कक्षा में प्रश्न पूछते थे और जो सबसे अच्छे उत्तर देते थे उनको वो क्लास में सबसे आगे बैठा देते थे। मैं इस क्लास में पूरे 1 साल तक संजय के साथ था और संजय गांधी को एक बार भी वो मौका नहीं मिला कि उनको आगे बैठाया जाए। वो आखिरी पंक्ति में ही बैठे रहे। इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि उनको इस बात में कोई परेशानी नहीं थी। दून स्कूल में शुरू में तो वो अकेले रहते थे, लेकिन फिर उन्होंने कुछ दोस्त बनाए। उनके दोस्तों में एक थे कलकत्ता से एक चिड़चिड़ा बड़बोला लड़का, जो कि बेहद खर्चीला था और जो लगातार 2 साल एक ही क्लास में फेल हुआ था। दूसरे दोस्तों में एक वहाँ जिंद का और एक कपूरथलाओं के राजवंश में था। उनका कलकत्ते वाला दोस्त था कमलनाथ। वो कांग्रेस से संसद सदस्य बना और फिर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भी। उन्होंने मिलकर एक प्रकार का गैंग बनाया। इस गैंग में संजय की भूमिका नेता की नहीं थी, नेता कमलनाथ थे। उन्होंने हमेशा की तरह पर्दे के पीछे की शांत भूमिका और योजना बनाने और ग्रुप की गतिविधियों के मास्टरमाइंड की भूमिका निभाई। उन्होंने कमलनाथ के मार्गदर्शन में कुछ धूम्रपान और शराब का सेवन किया और कभी कभी सीमाएं भी तोड़ी। ऐसी गतिविधियां जो अधिकांश सामान्य स्कूली लड़के करते हैं। एक बात थी कि वो किसी तरह से पास हो जाते थे। दून स्कूल में माता पिता को साल में एक रिपोर्ट भेजी जाती है, जिसमें छात्र की साल भर की गतिविधियों के बारे में विस्तार से चर्चा होती है। जब वो रिपोर्ट भेजी गई तो इंदिरा गांधी ने बजाय संजय को समझाने के उसको दून स्कूल से वापस बुलाने का फैसला किया और उनको दिल्ली में सेंट थॉमस स्कूल में भर्ती करा दिया गया। 1964 की शुरुआत में नई दिल्ली में लगभग हर दिन एक खबर अखबारों में छपती थी, वह थी कार चोरी की। उस साल मई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया, हालांकि पुलिस इसे आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन उन्हें किशोरों के एक गिरोह पर संदेह है जो मौज मस्ती के लिए कारें चुराते हैं और बाद में उन्हें छोड़ देते हैं। इन चोरियों में प्रभावशाली लोगों के बच्चे शामिल थे।
बड़ी चोरी 16 मई को हुई थी। देर रात एक सेना अधिकारी की लगभग बिल्कुल नई फिएट को निजामुद्दीनपुर से उठाया गया। इसे एक पेट्रोल स्टेशन पर ले जाया गया और उसमें बिना पैसे दिए 20 लीटर पेट्रोल भराया गया और बाद में पालम हवाई अड्डे के पास छोड़ दिया गया। जब पुलिस ने अगली सुबह कार बरामद की तो उन्हें अंदर एक लड़की के अंडरवियर, एक रस्सी, एक लोहे की रॉड और पेट्रोल की एक कैन और शराब की कुछ खाली बोतलें मिली। करण के स्वर्गीय संपादक दोसु कराका आरोप या संकेतों पर विश्वास नहीं करते थे। पहले पन्ने की कहानी में उन्होंने नाम छाप दिया कि संजय कार चोरी में प्रमुख लोगों में से एक थे और उन्होंने श्रीमती गांधी को अपने बेटे का नाम क्लियर करने की चुनौती दी। बाकी दूसरे अखबारों ने इतने खुले तौर पर आरोप नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि प्रभावशाली लोगों के बेटों में से एक संजय गांधी थे। जब प्रेस में अटकलें और आरोप चल रहे थे, इंदिरा गांधी ने इस बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया। इंदिरा गांधी ने चुपचाप उसी दिन फ्लाइट से संजय को श्रीनगर भेज दिया और मीडिया को यह संदेश दिया गया कि संजय गांधी तो इस वारदात के दिन कश्मीर में थे। इसके एक सप्ताह के बाद नेहरू की मौत हो गई। राजीव उन दिनों लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। चिता को अग्नि देने के लिए संजय गांधी को कश्मीर से राज्य सरकार के वायुयान से दिल्ली लाया गया। दून स्कूल से वापस आने के बाद संजय गांधी ने घर में बात की कि वो कार बनाने की फैक्ट्री खोलना चाहता है। इंदिरा गांधी ने उससे मैकेनिकल डिग्री लेने के लिए कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कहा। संजय गांधी ने इससे इनकार कर दिया। इंदिरा को भी उसकी पढ़ने की काबिलियत के बारे में अच्छी तरह से मालूम था, इसलिए उन्होंने ज़्यादा जोर नहीं डाला। अब संजय के लिए अनुभव लेने के लिए किसी कार फैक्ट्री में भेजने का इंतजाम किया जाए। डॉक्टर धर्म तेजा, जो कि एक व्यवसायी और पारिवारिक मित्र थे, ने इंग्लैंड के क्रेवे में रोल्स रॉयस के प्लांट में एक अप्रेंटिसशिप का प्रबंध किया। धर्म तेजा ने नेहरू परिवार के साथ अपने संबंधों का प्रयोग बैंक से लोन लेने में किया था, जिसे वापस करने का उनका कोई इरादा नहीं था। 3 साल के अप्रेंटिसशिप के लिए एक छात्र को एक विभाग से दूसरे विभाग में जाकर फ्लोर शॉप पर काम करना पड़ता था। व्यवहारिक परीक्षण के साथ अधिक जानकारी के लिए प्रशिक्षुओं को शाम की कक्षा के लिए स्थानीय टेक्निकल कॉलेज में दाखिला लेना पड़ता था। संजय सितंबर 1964 में क्रेव पहुंचे। जैसा कि होना ही था, संजय इंग्लैंड में भी एक मुश्किल में फंस गए। दिसंबर 1966 में उन्हें बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, जो इंग्लैंड में काफ़ी गंभीर अपराध माना जाता था। संजय ने अपना दोष स्वीकार कर लिया और सज़ा से बचने के लिए 100 रुपये का जुर्माना अदा कर दिया। भारतीय अखबारों ने इस घटना के बारे में विस्तार से लिखा था। इस घटना के बाद ही उन्होंने 3 साल की ट्रेनिंग 2 साल में यह कर छोड़ दी कि मुझे जितना सीखना था मैंने सीख लिया। विनोद मेहता ने संजय गांधी पर अपनी किताब में लिखा है कि जब रोल्स रॉयस के पीआरओ से संजय गांधी की अप्रेंटिसशिप के बारे में, उनके असेसमेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ऑल ही वॉज इंटरेस्टेड इन वाज बूज एंड वुमेन। इंग्लैंड से वापस आने के बाद संजय गांधी के सेक्स के किस्से लुटियन जोन में आम होने लगे थे। उनके बारे में एक अफवाह फैली हुई थी। उनको हर रात को कुछ नया चाहिए था। हो सकता है उसमें कुछ अतिशयोक्ति होगी, लेकिन एक घटना का उल्लेख करना ठीक रहेगा। एक दिन शाम को 2 लोग इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री निवास एक सफदरजंग पहुंचे और उन्होंने संजय गांधी से मिलने की इच्छा जताई। संजय गांधी ने मिलने से मना कर दिया और सुरक्षा कर्मियों से कहा कि उनको किसी भी सूरत में अंदर ना आने दें। उन्होंने ज़बरदस्ती बंगले में घुसने की कोशिश की, जिसके कारण उनकी सुरक्षा गार्डों के साथ हाथापाई भी हुई। ये जगोटा बाई थे, जिनकी बहन संजय के कारण मुश्किल में फंस गई थी और वो चाहते थे कि संजय उससे शादी कर ले। जब संजय से मिलने का कोई रास्ता नहीं निकला तो उन्होंने अपनी कार बैक की और फुल स्पीड में गेट तोड़ते हुए कार बंगले में घुस गई। वह दोनों भाई सुरक्षा गार्डों द्वारा तुरंत दबोच लिए गए और गिरफ्तार हो गए। इस घटना की चर्चा अखबारों में भी हुई, लेकिन धीरे धीरे अखबारों से गायब हो गई। इन सब बातों को मीडिया से छुपाना आसान था, लेकिन छोटी कार बनाने के अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को सफल करने में संजय द्वारा की गई कई गड़बड़ियों को मीडिया और विपक्ष से छिपाना इतना आसान नहीं था। 12 जून 1975 को लोकसभा के लिए श्रीमती गांधी के चुनाव को अवैध घोषित करने वाले दुर्भाग्यपूर्ण फैसले से बहुत पहले से ही वो दबाव में थी, क्योंकि संजय की मारुति परियोजना के खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही थीं। इसने उन्हें भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के आरोपों के प्रति संवेदनशील बना दिया। संजय द्वारा विकसित मारुति का प्रोजेक्ट सफल नहीं हो सकता था, यह संजय के काम करने के तरीके से स्पष्ट था, लेकिन पुत्र मोह में फंसी श्रीमती गांधी यह नहीं देख सकी। दरअसल मारुति की कहानी इमरजेंसी से गहराई से जुड़ी हुई है। संजय ने जून 1975 और मार्च 1977 के बीच की घटनाओं को मोड़ देने में एक प्रमुख भूमिका निभाई और उनकी राजनीतिक मित्रता और दुश्मनी काफ़ी हद तक
उनकी छोटी कार परियोजना के प्रति दृष्टिकोण पर आधारित थी। 1974 में एक शादी के रिसेप्शन में अचानक हुई मुलाकात के बाद और फिर जबरदस्त रोमांस के बाद संजय ने आर्मी कर्नल की बेटी मेनका आनंद से शादी करके सभी को चौंका दिया। मेनका थी दिल्ली के प्रतिष्ठित लेडी श्री राम कॉलेज की प्रतिभाशाली छात्रा, जो इतनी आकर्षक थी कि उसे पार्ट टाइम मॉडल के रूप में एक असाइनमेंट मिला हुआ था। 60 के दशक में सरकार ने छोटी कार को निजी क्षेत्र में बनाने के बारे में कोई फैसला नहीं लिया था, लेकिन 1968 में संजय के भारत लौटने के कुछ ही समय के भीतर सरकार और योजना आयोग इस विचार पर सहमत हो गए कि निजी क्षेत्र में एक छोटी कार निर्माण की अनुमति दी जानी चाहिए। इस बीच संजय दिल्ली के एक खस्ता हाल इलाके और ट्रक ड्राइवरों की पसंदीदा जगह गुलाबी बाग में एक टिन शेड में एक प्रोटोटाइप छोटी कार के निर्माण में व्यस्त थे। संजय की कार का प्रोटोटाइप का नाम मारुति रखा गया था। वो तो पूरी तरह से बन नहीं पाई, लेकिन सरकार में फाइलें तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि संजय अपना सपना पूरा कर सकें, जबकि उनके पास कोई टेक्निकल नो हाउ नहीं थी और ना ही इतनी बड़ी इंडस्ट्री के लिए कोई पूंजी ही थी। 30 सितंबर 1970 को संजय को सालाना 50,000 कारें बनाने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया गया। तत्कालीन औद्योगिक विकास मंत्री फखरुद्दीन अली अहमद और उनके उप राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह दोनों ने LOI जारी करने के लिए टेक्निकल डेवलपमेंट डायरेक्टरेट पर भारी दबाव डाला। इंदिरा गांधी पर क्रोनी कैपिटलिज्म के आरोपों का कोई असर नहीं पड़ा। अहमदाबाद में एक भाषण में उन्होंने पूरी तरह से स्वदेशी और भारतीय छोटी कार का प्रस्ताव रखने के लिए अपने बेटे की उद्यमशीलता की भावना की प्रशंसा की। उन्हें लगा कि यह देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है। जब संजय LOI के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में थे, तब उन्हें हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल के रूप में एक शक्तिशाली साथी मिल गया। मुख्यमंत्री ने उद्योग मंत्रालय को पत्र लिखकर संजय को लाइसेंस देने की अनुशंसा की और आश्वासन दिया कि हरियाणा सरकार परियोजना के लिए भूमि, पानी और बिजली और फाइनेंस सहित सभी सुविधाओं को देने के लिए तैयार थी। दरअसल बंसीलाल तब राजनीतिक रूप से परेशानी में थे। उनकी ही पार्टी के विधायकों ने उनके खिलाफ बगावत कर दी थी और भारत के राष्ट्रपति को उनके खिलाफ 66 आरोपों वाला एक ज्ञापन सौंपा था। बंसीलाल पहले कांग्रेसी राजनेताओं में से थे जो इतने चतुर थे कि उन्हें एहसास हो गया कि वो इन सब परेशानियों से प्रधानमंत्री के छोटे बेटे की तरफ करके बच सकते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दिल्ली जाकर संजय को अपनी फैक्ट्री के लिए जगह चुनने में मदद करने का आदेश दिया। संजय की अपनी सोच थी। उन्होंने सोनीपत के पास की ज़मीन को स्वीकार कर दिया, जो सबसे पहले उन्हें दी गई थी। वो दिल्ली के करीब ज़मीन चाहते थे और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से दिल्ली गुड़गांव रोड पर डूंडाहेड़ा गांव के पास एक ज़मीन चुनी। ये उपजाऊ ज़मीन थी और वहाँ खेती हो रही थी। एक और समस्या थी कि ये ज़मीन वायुसेना के गोला बारूद के डंप और हवाई पट्टी के 1000 गज के भीतर थी। रक्षा नियमों ने गोला बारूद डंप के करीब उद्योग स्थापित करने पर रोक लगा रखी थी। इसके अलावा भूमि कृषि क्षेत्र में थी, लेकिन पसंद युवराज की थी। बंसीलाल ने सारे नियम कायदों को ताक पर रख दिया और उसने धोखाधड़ी से मामले को अदालत में ले जाने का मौका दिए बिना जोतने वालों से ज़मीन एक्वायर करके उस पर सरकारी कब्जा कर लिया। उन्होंने 10 अगस्त 1971 को 290 एकड़ ज़मीन का कब्जा संजय द्वारा बनाई गई एक लिमिटेड कंपनी मारुति लिमिटेड को सौंप दिया। यह ज़मीन मारुति को 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से बेची गई थी, जबकि आसपास की ज़मीन की कीमत 35,000 रुपये प्रति एकड़ थी। भूमि का भुगतान 18 वार्षिक किस्तों में किया जाना था। पहली 2 किस्तों के बाद मारुति लिमिटेड ने हरियाणा सरकार को अपनी किस्तें देना बंद कर दिया। इस बीच रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री VC शुक्ला ने वायुसेना के गोला बारूद डंप को कहीं और स्थानांतरित करवा दिया। एक और विवाद का मुद्दा था कि औद्योगिक वित्त कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक द्वारा मारुति को दिए गए सभी ऋण कम ब्याज दरों पर और बिना किसी कोलेट्रल के थे, लेकिन बैंक ऋण पर ऋण देना कब तक जारी रख सकते थे। उनका प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इंदिरा गांधी का जिद्दी बेटा किसी की भी सलाह मानने को तैयार नहीं था, चाहे वह उसकी भलाई के लिए ही क्यों ना हो। जब श्रीमती गांधी ने कानून मंत्री HR गोखले से संजय को उसके प्रोजेक्ट पर सलाह देने का अनुरोध किया, तो संजय ने बजाय सलाह लेने के उन्हें कहा, मिस्टर गोखले, आपके कानून मुझ पर लागू नहीं होते। हैरान गोखले ने PM को इसकी जानकारी दी, लेकिन वह असहाय लग रही थी। जब 1973 के अंत में मारुति प्रोजेक्ट में बहुत सारे रोड ब्लॉक्स आ गए, तो चिंतित प्रधानमंत्री ने अपने वित्त मंत्री C. सुब्रमण्यम से कंपनी के मामलों को देखने के लिए कहा। इंदिरा गांधी की मौजूदगी में संजय से मुलाकात हुई। सुब्रमण्यम ने इस कार परियोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगी। संजय ने कहा कि प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं होती।
जब सुब्रमण्यम ने जोर देकर कहा कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आवश्यक है, तो संजय ने उनकी सलाह को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि कंपनियों को चलाने के पुराने जमाने के तौर तरीके उनके लिए नहीं है। सुब्रमण्यम ने बाद में माफ़ी मांगते हुए पीएम से कहा कि संजय कितने भी डायनेमिक क्यों ना हो, उन्हें नहीं पता कि कंपनी कैसे खड़ी करनी है और उसे कैसे चलाना है। उन्होंने मदद करने के लिए प्रोफेशनल्स को भेजने की बात की, लेकिन संजय ने अहंकारपूर्वक उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। सुब्रमण्यम के पास सभी बैंकों को मारुति को और पैसा उधार न देने का निर्देश जारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सुब्रमण्यम के मुताबिक श्रीमती गांधी इस पूरे मामले से इतनी परेशान थी कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। सेंट्रल बैंक के साथ संजय के व्यवहार की कहानी से ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि जब संजय किसी काम को करवाना चाहते थे तो चीज़ें कैसे काम करती थी। धर्मवीर तनेजा ने प्रतिष्ठित पत्रकार रोमेश थापर, जो उस समय बैंक के बोर्ड के सदस्य थे, से बातचीत में ये बताया कि सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति संजय गांधी के कारण हुई थी, जिन्हें वो बचपन से जानते थे। तनेजा ने संजय से वादा किया था कि अगर उन्हें बैंक का चेयरमैन बनाया गया तो वो मारुति के लिए फाइनेंस अरेंज कर देंगे। जब वो अध्यक्ष नहीं बनाए गए तो तनेजा ने संजय से शिकायत की। गुस्से में संजय ने अपनी मां के कार्यालय से अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित फाइल चुरा ली और तब तक इसे वापस करने से इनकार कर दिया जब तक कि उन्होंने तनेजा को अध्यक्ष के रूप में नामित नहीं किया। आखिरकार श्रीमती गांधी को झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री के सचिवालय ने पहले ही पीएफ गुट्टा, जो कि यूनियन बैंक के थे, की नियुक्ति के पक्ष में एक नोट बना लिया था और प्रस्ताव कैबिनेट के अपॉइंटमेंट कमेटी को भेज दिया गया था। लेकिन श्रीमती गांधी ने कागज की पर्ची पर लिखकर निर्णय को पलट दिया। उन्होंने लिखा, मैंने इस मामले के संबंध में दोबारा विचार किया है और मुझे लगता है कि तनेजा को यह पद दिया जाना चाहिए। उन्होंने तनेजा का नाम अंडरलाइन कर दिया था कि यह एक आदेश था। जैसे ही मारुति लिमिटेड में कई अनियमितताओं का विवरण लीक हुआ, यह मुद्दा मीडिया और संसद में प्रमुखता से उठा। सरकार के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। जॉर्ज फर्नांडिस, राजनारायण मधुलिमे और अटल बिहारी वाजपेयी सहित विपक्षी नेताओं ने पीएम पर सबसे बुरे तरीके का क्रोनी कैपिटलिज्म करने का आरोप लगाया। पीएम के मंत्रियों ने सही तथ्य छिपाते हुए इस संसद में परियोजना का बचाव किया, लेकिन पीएम के प्रधान सचिव पीएन अक्सर को यह आशंका होने लगी थी कि मारुति परियोजना से सरकार की बदनामी हो रही है और ये एक बड़ी घटना बन सकती है। ये एक ऐसा घोटाला था जिससे श्रीमती गांधी को व्यक्तिगत रूप से उनकी छवि को भारी नुकसान होना था। उन्हें इस बात का एहसास था कि इंदिरा गांधी संजय का नाम आने पर तर्क को किनारे रख देती थी और उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया था कि सभी सरकारी सहायता के बावजूद प्रोजेक्ट के सफल होने की बहुत कम संभावना थी। अक्सर ने बढ़ती आलोचना को देखते हुए श्रीमती गांधी से सिफारिश की कि वीआरडी जो अहमदनगर में है उसके द्वारा मारुति पर फिजिबिलिटी परीक्षण करवाएं। अक्सर ने श्रीमती गांधी को यह भी सलाह दी कि अगर संजय अपने मारुति प्रोजेक्ट पर कायम रहते हैं तो बेहतर होगा कि वो अपनी मां से अलग रहे, ताकि वो खुद मारुति से जुड़े किसी भी घोटाले में न फंसें। वह संजय के आसपास रहने वाले अजीब तरह के लोगों से भी असहज थे। संजय ने अपने प्रोजेक्ट में रुकावट डालने की कोशिश के लिए अक्सर को कभी माफ़ नहीं किया और बाद में अपना बदला लिया। संजय के कहने पर इंदिरा गांधी ने धीरे धीरे अक्सर से दूरी बना ली, जो लंदन में उनके छात्र जीवन से ही उनके मित्र रहे और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में उनके मुख्य सलाहकार रहे थे। 1973 के बाद अक्सर के पंख काट दिए गए। अंततः उनको प्रधानमंत्री के सचिवालय से योजना आयोग में उपाध्यक्ष के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया। वो अब श्रीमती गांधी के इनर सर्कल में नहीं थे। मारुति का प्रोटोटाइप वीआरडी की टेस्ट को कभी पास नहीं कर पाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि कार को 30,000 किलोमीटर सड़क पर चलने की योग्यता चाहिए थी। एक कार जिसे पूरी तरह से स्वदेशी होना था, उसमें एक जर्मन टेक्नीशियन, जिसे कंपनी द्वारा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, ने प्रोटोटाइप में एक जर्मन इंजन लगाया था। समस्याएं कंपन और खड़खड़ाहट से लेकर ब्रेक फेलियर और स्टीयरिंग की समस्याओं तक थी। एक बार डिफेक्टिव स्टीयरिंग टाई रॉड के कारण प्रोटोटाइप कार खाई में गिर गई। हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर टीए पई ने अंततः यह नियम बनाया कि वीआरडी परीक्षण मारुति को मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस देने के लिए जरूरी नहीं थे और 22 जुलाई 1974 को मारुति को 50,000 कारों के उत्पादन के लिए यह औद्योगिक लाइसेंस प्रदान कर दिया गया। इसके लिए आर.के. धवन ने उद्योग सचिव को हड़काया था कि अगर मिनिस्ट्री लाइसेंस जारी करने में देरी कर रही हो तो उन्हें बहुत ऊंचे रिपोर्ट करनी पड़ेगी। मारुति की कहानी जबरन वसूली, नियमों को तोड़ने मरोड़ने और ब्लैकमेल करने के उदाहरणों से भरी हुई है। एक बार इमरजेंसी लागू होने के बाद विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम का नियम, कॉफे पोसा या मीसा के तहत गिरफ्तारी की स्पष्ट धमकी के साथ
ब्लैकमेल और ज़्यादा होने लग गया था। एनडीएमसी और हरियाणा सरकार ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके लोगों को मारुति के शेयर खरीदने के लिए मजबूर किया। जनपद ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जवाहरलाल मेहरा ने बताया था कि एनडीएमसी ने जनपद के दुकानदारों को तोड़फोड़ का नोटिस जारी किया था। जब उन्होंने विभाग से संपर्क किया तो उन्हें बताया गया कि नोटिस तभी वापस लिया जाएगा जब वे मारुति शेयरों की कीमत के रूप में मारुति लिमिटेड के पास 11,000 रुपये जमा करेंगे। सिटी इम्प्रूवमेंट के प्रबंध निदेशक मोहन लखानी गुड़गांव जिले में एक नई कॉलोनी को हरियाणा सरकार से मंजूरी दिलाने की कोशिश कर रहे थे। उनसे कहा गया कि उनकी कंपनी को पहले मारुति लिमिटेड के 1 लाख की कीमत के शेयर खरीदने पड़ेंगे। कोयला व्यापारी ओंकार नाथ गोटेवाला ने कहा कि उन्हें संजय ने बुलाया था और कहा था कि उन्हें मारुति के 1 लाख के शेयर खरीदने होंगे, नहीं तो उन्हें मीसा के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जेके ग्रुप सिंघानिया परिवार के स्वामित्व वाला एक बड़ा व्यापारिक घराना है। उनको एक दुधारू गाय के रूप में प्रयोग किया गया। ग्रुप ने मारुति के शेयरों में करीब 30 लाख रुपए का निवेश किया। जनवरी 1976 में जेके ग्रुप से अटैच यार्न डीलर और कागज व्यापारियों ने रहस्यमय ढंग से मारुति के शेयर खरीदने और डीलरशिप के लिए पैसे जमा करना शुरू कर दिया। इस इन्वेस्टमेंट का सीधा संबंध इस घटना से जुड़ा हुआ था कि जेके सिंथेटिक लिमिटेड के एक्सपोर्ट मैनेजर रामेश्वर अग्रवाल को 21 नवंबर 1975 को मीसा के तहत गिरफ्तार किया गया था और बाद में कॉफे पोसा लगाने के तहत उनकी हिरासत जारी रखी गई। फर्म के मालिकों के रिश्तेदार भरत सिंघानिया के खिलाफ भी मीसा के तहत गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया गया था। जेके समूह ने वित्त राज्य मंत्री प्रणब मुखर्जी और श्रीमती गांधी के अतिरिक्त निजी सचिव आर के धवन दोनों को वारंट के खिलाफ संपर्क किया, लेकिन उनको कोई राहत नहीं मिली। जेके उद्योग के अग्रवाल को उसी दिन कॉफे पोसा से मुक्त किया गया जिस दिन जेके सिंथेटिक्स ने मारुति के शेयर खरीदने शुरू कर दिए और भरत सिंघानिया को भी छूट दे दी गई। मारुति उद्योग लिमिटेड ने 75 कार डीलरों से 5 लाख रुपए डीलरशिप डिपॉजिट ले लिया था 3 महीने में कार डिलीवर करने के वादे पर। अब उन पर नियंत्रण रखने के लिए मीसा का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। जब उन कार डीलरों को पता लगा कि जिस कार के अप्रैल 1973 तक तैयार हो जाने का उन्हें आश्वासन दिया गया था वो 3 साल के बाद भी बन नहीं पाई तो वे बेचैन हो गए। डीलर प्रकाश गुप्ता ने अपनी जमा राशि पर ब्याज मांगा तो उन्हें मीसा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और 2 महीने तक हिरासत में रखा गया। बठिंडा के सीबी गुप्ता, जिन्होंने अपनी जमा राशि पर ब्याज की मांग की थी, को धवन ने चेतावनी दी थी कि यदि वो अपने पैसे मांगते रहे तो उन्हें मीसा के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक कार 20 जून 1974 को डीलर एससी अग्रवाल को डिलीवर की गई, जिनका हिसार में एक शोरूम था। जब उन्होंने कार को हिसार से हांसी तक ले जाने की कोशिश की तो कार रास्ते में खराब हो गई। अंततः उन्हें धक्का देकर गंतव्य तक लेके जाना पड़ा। एक अन्य डीलर दलजीत सिंह को पता चला कि उनके पास भेजी गई कार में खराब ब्रेक और क्लच की समस्या थी। उन्होंने कार मारुति फैक्ट्री को लौटा दी, जो कि उन्हें कभी वापस नहीं मिली। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1975-76 तक केवल 21 कारों का उत्पादन किया गया था। सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष के रूप में तनेजा ने मारुति को बार बार लोन दिए, लेकिन संजय संतुष्ट नहीं थे। अब उन्होंने तनेजा से तत्काल 1.5 करोड़ रुपए का लोन स्वीकृत करने की मांग की। सितंबर 1974 से साल के अंत तक संजय ने तनेजा को बार बार फ़ोन किया कि उनके कार प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। तनेजा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के कारण बंधे हुए थे और उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि उनका बोर्ड ऋण स्वीकृत नहीं करेगा। संजय के दबाव के बावजूद अंततः उन्हें आगे लोन की डिमांड को स्वीकार करना पड़ा। उन्होंने संजय के सामने अपनी बेबसी बताई। संजय ने उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए वो बहुत असभ्य और अपमानजनक थे। वे भड़क गए और चिल्लाए, अगर इसी तरह महत्वपूर्ण ग्राहकों के साथ व्यवहार किया जाता है और कमिटमेंट्स का सम्मान नहीं किया जाता है तो उचित व्यक्तियों को बैंक प्रतिष्ठानों में उच्च पदों पर लाना होगा। तनेजा को 1 साल के कार्यकाल के बाद दोबारा अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया, जबकि आमतौर पर यह माना जाता था कि उन्होंने बैंक का काया पलट कर दिया था। बैंक को अच्छी हालत में लेकर आने में उनकी भूमिका को सराहा गया था। यूनियन के साथ संबंध बेहतर हो रहे थे और वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह पर तनेजा की अत्यधिक सिफारिश की थी। रतन पोचा खानावाला, जो कि सेंट्रल बैंक के संस्थापक के पुत्र और बैंक के जनरल मैनेजर थे, के नेतृत्व में वरिष्ठ बैंक अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने श्रीमती गांधी से तनेजा को बनाए रखने की अपील की। श्रीमती गांधी के सचिव पीएन धर ने श्रीमती गांधी को समझाने और निर्णय को उलटने की कोशिश की। श्रीमती गांधी उनकी बात सुनती, सहमत होती दिखती और फिर अंदर के कमरे में गायब हो जाती और चुपचाप वहाँ से निकलती और फिर से इनकार कर देती। ये स्पष्ट था कि संजय अपनी मां पर दबाव बना रहे थे और तनेजा को हटाने पर जोर दे रहे थे। तनेजा के बैंक से बाहर जाने के बाद
पोचखाना वाला को एक रहस्यमय फ़ोन कॉल आया। फ़ोन पे एक धमकी भरी आवाज़ में उसे एक टैक्सी किराए पर लेने और एक विशेष गंतव्य पर जाने का आदेश दिया गया। वहाँ उसे संजय गांधी के आदमी उनको कुतुब होटल लेके आए। उन्हें एक कमरे में ले जाया गया जहाँ संजय एक डेस्क के पीछे बैठे थे। चेहरे पर व्यंग के साथ संजय ने पेशकश की कि अगर पोचखाना वाला ये कन्फर्म कर दें कि मारुति को 25 लाख रुपए तुरंत जारी कर दिए जाएंगे तो तनेजा को बख्श दिया जाएगा। घबराए हुए पोचखाना वाला बैंक वापस आए। उन्होंने बोर्ड में शामिल रोमेश थापर और रोमेश की पत्नी राज को घटना की सूचना दी। थापर एक समय श्रीमती गांधी के करीबी दोस्त थे। मारुति लिमिटेड लगातार घाटे में थी, लेकिन 1970 में संजय द्वारा शुरू की गई एक प्राइवेट कंपनी मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को अच्छा पैसा मिल रहा था मारुति उद्योग लिमिटेड से। MTSPL के शेयरधारक KL शराफ के अलावा गांधी परिवार के सभी सदस्य संजय, सोनिया, प्रियंका और राहुल थे। मारुति लिमिटेड और MTSPL के बीच ये कॉन्ट्रैक्ट था कि MTSPL एनुअल फीस पर पूरी तरह से स्वदेशी कार के भारत में डिजाइन, निर्माण और असेंबली के लिए टेक्निकल नो हाउ देगा। 17 अगस्त 1971 से 31 मार्च 1977 तक MTSPL को 16 लाख रुपए का पेमेंट किया गया। संजय को 4,000 रुपये मंथली सैलरी और शुद्ध लाभ पर 1% कमीशन मिला। इतना ही पैसा उन्हें मारुति लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में और उसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही थी। 1973 में सोनिया को 2,000 रुपये के मासिक वेतन और शुद्ध लाभ के 1% कमीशन पर MTSPL का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था। उन्होंने जनवरी 1975 में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। परिवार के सदस्यों द्वारा उन्हें टेक्निकल सर्विसेज प्रदान की गई। इस कंपनी का कोई अस्तित्व तो नहीं था। WHF मुलर MTSPL द्वारा नियुक्त जर्मन तकनीशियन ने स्वीकार किया कि कंपनी की अपनी कोई लेबोरेटरी नहीं थी। दरअसल मई 1977 तक कार के इंजन का डिज़ाइन फाइनल नहीं हुआ था। MTSPL ने कुछ अन्य स्रोतों से भी मुनाफा कमाया। उदाहरण के लिए संजय लगभग 15 रुपये में पेट्रोल सेवर खरीदते थे। उन्हें मारुति डीलरों को 85 रुपये में बेचते थे। मारुति डीलरों को ही पेट्रोल सेवर खरीदने के लिए मजबूर किया जाता था। इससे उन्हें हजारों रुपए का नुकसान हुआ। 1975 में मारुति हैवी व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड नामक तीसरी मारुति कंपनी बनाई गई। ये MHVPL के 39% शेयर MTSPL के स्वामित्व में थे। कार प्रोजेक्ट के आगे नहीं बढ़ने पर संजय को रोड रोलर, बस बॉडी और ट्रैक्टरों को आपूर्ति के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों में अपने प्रभाव का फायदा उठाने में समझदारी दिखी। कंपनी ने उत्पादों का निर्माण नहीं किया, वो केवल उन्हें इकट्ठा करती थी। उदाहरण के लिए रोड रोलर्स के मामले में मशीनरी उन कंपनियों से खरीदी गई जिनके पास आयात लाइसेंस था। इन्हें पुराने स्क्रैप किए गए रोड रोलरों पर फिट किया गया और बिल्कुल नए रोलर के रूप में बेचा गया। राजस्थान, यूपी, पंजाब और कर्नाटक की कांग्रेस राज्य सरकारें और दिल्ली के स्थानीय निकाय केवल रोड रोलर खरीदने और जरूरत पड़ने पर टेंडर में हेरफेर करने में बहुत खुश थे। सार्वजनिक क्षेत्र का तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC मारुति से ट्रैक्टरों का एक कांस्टेंट खरीदार था। अब MHVPL विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए एक एजेंट भी बन गई, विशेष रूप से शिकागो के इंटरनेशनल हार्वेस्टर और USA के पाइपर एयरक्राफ्ट के लिए। विकीलीक्स द्वारा 2013 में जारी अमेरिकी दूतावास केबल के अनुसार मारुति कंपनी इसके लिए प्रतिनिधि बनने के लिए बातचीत कर रही थी। भारत में ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कारपोरेशन BAC इंडियन एयरलाइंस को विमान आपूर्ति की दौड़ में थी। जगुआर लड़ाकू विमानों के संयुक्त डेवलपर के रूप में ये भारतीय वायुसेना के डीप पेनेट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट परियोजना के लिए भी टेंडर में शामिल थी। दिलचस्प बात यह है कि 1973 और 1976 के बीच अमेरिकी दूतावास के एक केबल से यह भी पता चलता है कि राजीव गांधी साहब केन्या के लिए काम कर रहे थे, जिसका विगेन विमान एयरफोर्स के खरीद के लिए लिस्ट में था। यदि जानकारी सही है तो दोनों भाई उसी परियोजना के लिए बोली लगाने वाली कंपटीशन वाली कंपनियों के हितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। IAF लड़ाकू अनुबंध पर अंतिम निर्णय आपातकाल के बाद जनता पार्टी शासन के दौरान लिया गया। 1975 की शुरुआत तक ये स्पष्ट हो गया था कि संजय गांधी का उद्योगपति बनने का सपना टूटने लगा था। कार बनाने के उद्योग को लगाने के लिए 60 करोड़ की पूंजी की आवश्यकता थी। वह उतनी पूंजी का बहुत छोटा हिस्सा ही जुटा पाए थे। बैंकों से लोन मिलना बंद हो गया था और जनता की कार का दाम भी बढ़कर 24,000 रुपये हो गया था। सबसे खराब बात यह थी कि वो इस कार का प्रोटोटाइप भी बनाने में असफल रहे थे। इसके लिए अपने आप को दोष देने के बजाय उनको हर दूसरे व्यक्ति से शिकायत थी, जिनको वो अपना प्रोजेक्ट में रोड़े अटकाने वाला समझते थे। संजय को इंदिरा गांधी के लेफ्ट की तरह झुके हुए सलाहकारों से शत्रुता थी। उनका मानना था कि अक्सर ने श्रीमती गांधी की सरकार में प्रमुख पदों पर समान विचारधारा वाले लोगों को योजनाबद्ध तरीके से बैठा रखा था। संजय एक घोषित दक्षिणपंथी थे। उन्हें कम्युनिस्टों और उनके जैसे लोगों पर अंदर ही अंदर संदेह रहता था।
उन्हें लगता था कि वो उनकी मां को गलत सलाह दे रहे हैं। संजय ने समर्थकों की अपनी मंडली बनानी शुरू कर दी थी। संजय के काकस के सदस्यों की दो विशेषताएं थीं। उन्होंने बेशर्मी से प्रधानमंत्री के छोटे बेटे को लुभाया, उनकी इच्छाओं का आंख मूंद कर पालन किया, और वो किसी विचारधारा के लिए नहीं बल्कि अपनी प्रगति के लिए प्रतिबद्ध थे। अधिक सुसंस्कृत और शहरी कश्मीरी माफिया के विपरीत उन्हें अक्सर पंजाबी माफिया कहा जाता था। संजय का अपनी मां पर कितना प्रभाव था, इसका एहसास सबसे पहले आनंद मिश्रा, जो विदेश व्यवहार के मंत्री थे, उनको हुआ। उन्होंने शुरू में संजय को उनकी मारुति योजना के लिए हर तरह का प्रोत्साहन दिया, जिसमें धन की व्यवस्था करना और उन्हें हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसी लाल से मिलवाना भी शामिल था। जनवरी 1975 में समस्तीपुर में एक रहस्यमय बम विस्फोट में मिश्रा की हत्या कर दी गई, लेकिन बंसी लाल संजय के कट्टर समर्थक बने रहे। वह उस तरह का व्यक्ति थे जिसे संजय उपयोगी मानते थे। एक कठोर बिना किसी रोक टोक वाले जाट नेता, निर्मम थे और कानूनी बारीकियों की अनदेखी करने के लिए प्रसिद्ध थे। बंसी लाल, जिन्होंने भिवानी में एक बहुत छोटे वकील के रूप में शुरुआत की थी, ने चाटुकारिता के माध्यम से राजनीतिक सीढ़ियां चढ़कर अपनी जगह बनाई थी। इंदिरा गांधी ने उनके खिलाफ ज्ञापन देने वाले पार्टी सदस्यों की कोई बात नहीं सुनी और उनको अपना समर्थन जारी रखा। उन्होंने अपने ऊपर आरोप लगाने वालों को और हरियाणा में अपनी पार्टी के लोगों को ये स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री वही रहेंगे। बंसी लाल ने अपने अधिकारियों को डरा धमकार कर काम कराया और निरंकुश निर्ममता से राज्य चलाया। जब पानीपत के एक बूढ़े और सम्मानित वकील ने बंसी लाल के भ्रष्ट शासन की निंदा की तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और नंगा कर उनके चेहरे पर कालिख पोत कर पूरे शहर की सड़कों पर घुमाया गया। जब एक भिवानी के समाचार पत्र चेतना ने हिम्मत की और बंसी लाल के बर्बर तरीकों की आलोचना की तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। नगर पालिका का एक वरिष्ठ अधिकारी कुदाल और फावड़े से लैस होकर श्रमिकों के एक दल के साथ पहुंच गया। उन्होंने इमारत के सामने के हिस्से को गिराना शुरू कर दिया। बाद में इमरजेंसी के दौरान चेतना के संपादक देवव्रत वशिष्ठ और उनके पिता को 13 झूठे आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया। वशिष्ठ की पत्नी निडर होकर अखबार निकालती रहीं। उनके 17 साल के बेटे को राड, जंजीर, लाठियों और बेल्ट से पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया गया। पुलिस ने FIR दायर करने से इनकार कर दिया और स्थानीय डॉक्टर उसका इलाज करने से भी डर रहे थे। इमरजेंसी से पहले के दिनों में हाई कोर्ट का फैसला आने पर जब संजय अपनी मां के समर्थन में वफादार रैलियां आयोजित करने में व्यस्त थे, बंसी लाल उसमें सबसे आगे थे। इन रैलियों के लिए भीड़ जुटाना और बसों का प्रबंध करना उनका रोज का काम था। इमरजेंसी लगने के बाद हरियाणा की जेलों और गेस्ट हाउसों का उपयोग देश भर के कैदियों को रखने के लिए किया जाता था। बंसी लाल PM और उनके बेटे के इतने पसंदीदा बन गए कि आपातकाल लगने को कुछ ही महीनों के भीतर उन्हें रक्षा मंत्री बना दिया गया। संजय के कोर ग्रुप के एक अन्य सदस्य VC शुक्ला थे। जब शुक्ला को सूचना और प्रसारण मंत्री नियुक्त किया गया तो उन्होंने उसी क्रूरता के साथ मीडिया को आतंकित किया जैसी बंसी लाल ने हरियाणा को संभालने में दिखाई थी। संजय की आंतरिक मंडली में 2 लोग और थे, अर्जन दास और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। अर्जन दास, जो लक्ष्मीबाई नगर में एक छोटी सी पंचर मरम्मत की दुकान चलाते थे, ने शुरू में संजय को शहर की सभी सेकेंड हैंड कार मरम्मत की दुकानों से परिचय कराकर उनके नज़दीक हो गए थे। उनके संजय के परिवार से नज़दीकी का सबूत यह था जिससे वह गांधी परिवार के सफदरजंग रोड स्थित आवास में बेरोक टोक आ जा सकते थे। वो गर्व से कहते थे कि श्रीमती गांधी उन्हें अपना तीसरा बेटा कहती थी। संजय के कहने पर ही उन्हें दिल्ली महानगर परिषद का सदस्य चुना गया। उनके आदेश पर अधिकारियों ने दर्जनों दुकानों पर छापामारी की और वो एक पावरफुल शख्सियत बन गए थे। अर्जन दास ने अपना कद बढ़ाया और किसी ने भी उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। कनाट प्लेस में कॉफ़ी हाउस में पत्रिका विक्रेता मामचंद को मीसा के तहत 19 महीने के लिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उन्होंने अर्जुन दास के साथ बिना सोचे समझे बहस कर ली थी। जब दिल्ली के एक SP ने किसी मुद्दे पर अर्जुन दास के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया तो PM का ऑर्डर से उस शख्स का ट्रांसफ़र कर दिया गया। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी एक अलग ही चीज़ थे। नेहरू के समय भी वह परिवार में आते जाते थे। योग गुरु की शारीरिक उपस्थिति मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। उनका लंबा तना हुआ मांसल शरीर पारदर्शी सफ़ेद मलमल के कपड़े में लिपटा रहता था। 50 की उम्र में भी उनके काले बाल और लंबी दाढ़ी थी। निश्चित रूप से उनमें ब्रह्मचारी जैसा आचरण या रूप नहीं था और महिला शिष्यों के साथ उनके संबंधों के बारे में कई कहानियां प्रसारित थीं। उनके आश्रम में उनकी सहायक और लंबे समय तक साथी मंजू नाम की एक आकर्षक युवा लड़की थी। जब नेहरू प्रधानमंत्री थे तब शिक्षा मंत्रालय द्वारा उन्हें 20,000 रुपये की एनुअल ग्रांट दी गई थी और उनके आश्रम के लिए जंतर मंतर रोड पर एक बंगला भी आवंटित किया गया था। शास्त्री के प्रधानमंत्री काल के दौरान उन्हें 1 वर्ष के बाद बंगले से बाहर निकाल दिया गया। पूछताछ में पता चला कि उन्होंने मंत्रालय के धन का गबन किया।
ब्रह्मचारी से योग की शिक्षा लेने वाली श्रीमती गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने सरकारी अनुदान बहाल कर दिया। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि 1967 में ब्रह्मचारी को 43 लाख रुपए तक का सरकारी अनुदान मिला था। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी अक्सर मंत्रियों और अधिकारियों के पास लोगों के काम के लिए मिलते रहते थे और मंत्री उनके काम कर देते थे। उद्योगपतियों की उनकी दलाली खूब चल रही थी। उन्होंने जम्मू में मानतलाई में एक रिट्रीट स्थापित किया था जहां विलासिता के सभी साधन उपलब्ध थे। दिखाने के लिए, ये योग सिखाने के लिए और शिक्षा मंत्री द्वारा सब्सिडी पाने के लिए बनाया गया था। वास्तव में ये अमीर विदेशियों और कुछ पसंदीदा भारतीयों को किया जाने वाला एक मनोरंजन स्थल था। 6300 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों में अपने आश्रय स्थल तक पहुंचने के लिए ब्रह्मचारी ने 4 सीटों वाला माउले M5 विमान इंपोर्ट किया था। उन्होंने ये बताया था कि 40,583 अमेरिकी डॉलर का विमान एक गिफ्ट था। योगी ने विमान को इंपोर्ट करने के लिए बिना कस्टम ड्यूटी दिए हुए देश में इंपोर्ट कर लिया था। भारतीय वायुसेना मुख्यालय की कड़े ऑब्जेक्शन के बावजूद उन्होंने रक्षा मंत्रालय से मानतलाई में एक हवाई पट्टी का निर्माण करवाया। वायुसेना का मानना था कि यहाँ हवाई पट्टी बनाने से एक खतरा उत्पन्न हो जाएगा क्योंकि ये संवेदनशील राडार साइट और उधमपुर हवाई अड्डे के करीब है। रक्षा मंत्री बंसीलाल के संयुक्त सचिव S.K. मिश्रा के हस्तक्षेप के बाद ऑब्जेक्शन को किनारे कर दिया गया। ब्रह्मचारी के फैंसी विमान द्वारा की गई 213 उड़ानों में से संजय 73 यात्राओं में शामिल थे और 19 पर राजीव गांधी। मार्च 1977 के दौरान संजय ने अपने अमेठी निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने के लिए इसी विमान का उपयोग किया था। वैसे तो आपातकाल से पहले ही संजय ने दिल्ली के मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था और 1971 की शुरुआत में उन्होंने बड़ी संख्या में झुग्गी वासियों जो कांग्रेस के मतदाता थे को विस्थापित करने के लिए NDMC अध्यक्ष श्री चंद छाबड़ा को हटा दिया था। संजय की मेहरबानी से किशन चंद एक ICS अधिकारी जो कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसी में काम कर चुके थे और सेवानिवृत्ति के बाद के लिए नौकरी की तलाश में थे, को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। किशन चंद संजय के दोस्त नवीन चावला के नॉमिनी थे। चावला वो मजिस्ट्रेट थे जिन्होंने संजय और मेनका की शादी करवाई थी। किशन चंद के पक्ष में एक और बात यह थी कि वो IS चावला के बैचमेट रोहिणी और दीपक नैयर के पिता और ससुर थे। किशन चंद को यह मालूम था कि उनको यह पद किनकी मेहरबानी से मिला है। उन्होंने न केवल संजय बल्कि अपने सहयोगी चावला की विवाद कभी नहीं टाली। उपराज्यपाल के निजी सचिव नवीन चावला जो कि काफ़ी जूनियर थे, वास्तव में शहर को चलाते थे। बाहरी रूप से विनम्र और शालीन लगने वाले चावला में एक क्रूर प्रवृत्ति थी। वे दिल्ली के अधिकारियों के प्रति चाहे वो कितने ही वरिष्ठ क्यों ना हो, इज्जत से व्यवहार नहीं करते थे, यहाँ तक कि उनके निर्देशों पर भी क्वेश्चन कर देते थे। संजय के इनर सर्किल में शामिल अन्य महत्वाकांक्षी दिल्ली के अधिकारियों में DDA के उपाध्यक्ष जगमोहन, नगर आयुक्त BR टमटा भी शामिल थे। इनके अलावा DIG रेंज PS भिंडर, एक पुलिस अधिकारी जो संजय को SP गुड़गांव के रूप में पहले से जानते थे, और PN बहल NDMC के अध्यक्ष थे। इन लोगों को संजय के अपने मारुति फैक्ट्री के लिए निकलने से पहले सुबह 8 बजे उनके आवास पर मिलने की आदत थी। अपने साथ सरकारी फाइलों को लेकर वो हाजिर होते रहते थे और पूछते थे कि क्या उनके लिए कोई आदेश है। इमरजेंसी शुरू होने से पहले ही संजय के बढ़ते दबदबे का एक कारण यह भी था कि उन्हें RK धवन का समर्थन प्राप्त था। धवन PM के वफादार व्यक्ति थे जो अपनी नौकरी पर 24 घंटे मुस्तैदी से काम करते थे। ये धवन ही थे जो तय करते थे कि प्रधानमंत्री से किसे मिलना है और किसको नहीं, और वही उनके आदेशों को वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों तक भी पहुंचाते थे। अपनी कड़ी मेहनत और आज्ञाकारी व्यवहार के कारण वह अपनी मालकिन की आंख और कान बन गए थे और उन्होंने खुद को उनके और संजय के लिए अपरिहार्य बना दिया था। वह प्रधानमंत्री आवास से काम करते थे, उनके कार्यालय से नहीं। अपने आधिकारिक कर्तव्यों में PM की सहायता करने के अलावा उन्होंने परिवार की ज़रूरतों का भी पूरा ध्यान रखा था। धवन को पहली बार यशपाल कपूर के चचेरे भाई के रूप में नेहरू गांधी परिवार में प्रवेश मिला, जिनकी गांधी परिवार में अच्छी पैठ थी। कपूर ने धवन को श्रीमती गांधी के निजी सहायक के रूप में नौकरी दिलवा दी जब वो अपने पिता की परिचारिका और न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर सलाहकार समिति के अध्यक्ष थी। कपूर के साथ रिश्ते ने शुरुआत में परिवार को इंट्रोड्यूस करने में मदद की, लेकिन इसके बाद धवन ने अपने दम पर आगे बढ़ने का काम किया। उनकी असाधारण निकटता के बावजूद श्रीमती गांधी और संजय दोनों के लिए धवन इस बात से इनकार करते हैं कि अपनी कई वर्षों की निष्ठावान सेवा में उन्होंने कभी भी अपनी पहल पर काम किया, केवल अपने बॉस की इच्छाओं का पालन कर रहे थे। धवन अक्सर संजय की ओर से अधिकारियों को फ़ोन करते थे और उनके शब्द में प्रधानमंत्री का अधिकार होता था। इमरजेंसी के दौरान वह मुख्यमंत्रियों मंत्रियों को ये सुझाव भी देते थे कि वो संजय से सलाह लेने के लिए उन्हें बुलाएं। संजय ने धवन की मदद से सरकार में महत्वपूर्ण नियुक्तियां करके और मारुति के हितों के रास्ते में आने वाले लोगों को हटाकर अपनी पकड़ मजबूत की।
वे दोनों मिलकर अक्सर अफसरों को चेक किया करते थे कि क्या वे आज्ञाकारी हैं या नहीं। प्रधानमंत्री के वरिष्ठ सचिव टंडन अपनी डायरी में एक घटना को दर्ज करते हैं कि जब उपराज्यपाल किशन चंद से उन्होंने पूछा कि क्या उन्होंने किसी विशेष मामले में श्रीमती गांधी से चर्चा की है, तो किशन चंद ने जवाब दिया, नहीं, मैंने उनसे चर्चा तो नहीं की है, लेकिन जहाँ जरूरी है वहाँ मैंने बात कर ली है, यानी नंबर 2 और नंबर 3 से। इससे उनका मतलब संजय और धवन से था। R.K. हजारी भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे, जिन्होंने क्रेडिट नियमों का उल्लंघन करके नेशनलाइज्ड बैंकों द्वारा मारुति को आगे ऋण देने पर आपत्ति जताई थी, को ट्रांसफर कर दिया गया। एक आयकर अधिकारी JC लूथर को उनकी जगह पर नियुक्त किया गया। रिजर्व बैंक के गवर्नर S. जगन्नाथन की जगह K.K. पुरी, जो कि LIC के अध्यक्ष थे और उनको बैंकिंग का कोई अनुभव नहीं था, उनको नियुक्त कर दिया गया। R.K. तलवार भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष, जिन्होंने मारुति के लिए 5 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत करने से इनकार कर दिया था, को बर्खास्त कर दिया गया और T.R. वरदाचारी को उनके स्थान पर नियुक्त किया गया। तलवार को हटाने के लिए नेशनलाइज्ड बैंकों की सेवा शर्तों में विशेष संशोधन करना पड़ा। संजय के एक और नॉमिनेटेड व्यक्ति प्रणब मुखर्जी थे, जिन्हें बैंकिंग और राजस्व राज्य मंत्री नियुक्त किया गया था। वित्त मंत्री C. सुब्रमण्यम से यह विभाग छीन लिया गया, जिनके बारे में संजय को लगता था कि वो मारुति के प्रति उतने मददगार नहीं है। जब उद्योग मंत्री T.A. पई ने अपने सचिव संतोष सोनी को हटाने से इनकार कर दिया, तो इनकम टैक्स ने पई के पारिवारिक प्रतिष्ठानों पर छापा मारा। धवन के अलावा संजय ने अपना काम निकालने के लिए ओम मेहता का भी इस्तेमाल किया। टंडन ने अपनी डायरी में लिखा था, ओम मेहता कैबिनेट सचिव प्रोफेसर धर के द्वारा तैयार किए गए नोट्स को रद्द करने के लिए खुद नोट्स लिखते थे और अपने हस्ताक्षर करते थे। प्रधानमंत्री केवल ओम मेहता के प्रस्तावों पर अपनी सहमति पर हस्ताक्षर करती थी। संजय ने अपनी मां को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। यह इस बात से स्पष्ट है कि उन्होंने PN अक्सर के साथ हिसाब बराबर करने के लिए इमरजेंसी के कानूनों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने क्लार्क प्लेस में एक सम्मानित फर्म पंडित ब्रदर्स को निशाना बनाने का आदेश दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका स्वामित्व अक्सर परिवार के पास था। अक्सर की पत्नी उर्मिला और उनके चाचा RN अक्सर दिल्ली के सामाजिक दायरे में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इस फर्म के 4 पार्टनर्स में से 2 थे। यह फर्म बेड लिनन, हथकरघा, फर्निशिंग और कपड़े का कारोबार करती है। 10 जुलाई 1975 को दिल्ली प्रशासन के प्रवर्तन सेल द्वारा एक सेल टैक्स के दल ने छापा मारा, लेकिन उन्हें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला, क्योंकि सभी खाता पुस्तकें अप टू डेट थीं। नवीन चावला ने संजय को छापे के नतीजों की जानकारी दी। संजय गुस्से में थे और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो बड़ी कार्रवाई चाहते हैं, जिसमें मैनेजमेंट की गिरफ्तारी भी शामिल हो। कुछ दिनों बाद एक अन्य छापा मारने वाली पार्टी ने दुकान के पूरे स्टॉक की जांच की, लेकिन बिना मूल्य टैग वाला एक भी सामान नहीं मिला। अंत में एक अधिकारी ने रैक के सबसे ऊपर की शेल्फ की ओर इशारा किया, जहां सामान को इस टैग पर प्राइस टैग के साथ इकट्ठा रखा गया था। उन्होंने ये टेक्निकल चीज़ फंसा दी कि यह जमाखोरी से संबंधित गजट नोटिस का उल्लंघन था। हालांकि दुकान के मैनेजर ने यह रिक्वेस्ट भी की कि यह उल्लंघन नहीं था। उसके घर से PN अक्सर की पत्नी को भी गिरफ्तार किया जाना था, लेकिन एक कांग्रेस सांसद द्वारा उनकी ओर से गुहार लगाने के बाद श्रीमती गांधी के हस्तक्षेप के बाद उन्हें बचा लिया गया। चावला ने व्यक्तिगत रूप से पंडित ब्रदर्स की छापेमारी पर दिल्ली प्रशासन के जनसंपर्क विभाग को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। 3 लोगों की गिरफ्तारी की खबर टेलीविजन के साथ साथ आकाशवाणी समाचार बुलेटिन पर भी 36 घंटे तक प्रसारित होती रही। यह था संजय गांधी का उन सभी लोगों को चेतावनी देने का तरीका जो उनके रास्ते में बाधाएं डालने की सोच रहे थे। प्रतिशोध के एक अन्य मामले में संजय गांधी ने मेसर्स इंदिरा इंटरनेशनल के कुछ पैकेजों से नमूने लेने की गुस्ताखी करने के लिए 12 कस्टम अधिकारियों को मीसा के तहत गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इन कस्टम अधिकारियों को संदेह था ये कपड़े हैंडलूम से बने हुए हैं या मिलके। मेसर्स इंदिरा इंटरनेशनल का आंशिक स्वामित्व संजय की सास अमृतेश्वर आनंद के पास था। अधिकारियों के खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत आरोप बनाने के लिए CBI को लगाया गया। संजय परोक्ष रूप से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी के लिए भी जिम्मेदार थे, जो कि आजकल न्यूज़ क्लिक के स्वामी हैं और विवादों में हैं। उन्होंने बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। वो गलत पहचान के कारण जेल पहुंच गए थे। हुआ दरअसल यूं कि DIG रेंज बिंडर को सफदरजंग रोड पर बुलाया गया और मेनका गांधी की ओर से JNU छात्रों के बारे में शिकायत की जानकारी दी गई। मेनका विश्वविद्यालय में लैंग्वेज की छात्रा थी और 24 सितंबर 1975 को CPIM से संबंध स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बुलाई गई हड़ताल के कारण उन्हें कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं दी थी। देवी प्रसाद त्रिपाठी छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में हड़ताल के कारण पुलिस द्वारा एक वांटेड थे।
डीपी त्रिपाठी अब राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। जेएनयू छात्रों पर सख्त न होने के लिए संजय द्वारा डांटे जाने पर बिंडर उत्तेजित हो गए और उन्होंने मामले को व्यक्तिगत रूप से अपने हाथ में लेने का फैसला किया। डीएसपी दक्षिण टीआर आनंद और 2 सादे कपड़े वाले कांस्टेबल्स के साथ वो त्रिपाठी को गिरफ्तार करने के लिए विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचे। आनंद ने कहा भी कि उन्हें तो पता ही नहीं है कि त्रिपाठी कैसा दिखता था। बिंडर ने पीएचडी छात्र पुरकायस्थ को 2 महिलाओं के साथ लॉन पर बैठे देखा और जिद करने लगे। उसे हिरासत में ले लिया गया, जबकि अन्य सभी छात्रों ने विरोध किया कि जिस व्यक्ति को ले जाया जा रहा था वो त्रिपाठी नहीं था। दोपहर तक एडीएम प्रदीप्तो घोष और स्थानीय पुलिस को यह स्पष्ट हो गया कि गलत आदमी को हिरासत में लिया गया है। अब बिंडर अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने ये कहा कि भले ही पुरकायस्थ त्रिपाठी नहीं थे, लेकिन एक कुख्यात एसएफआई के कार्यकर्ता थे। सीआईडी रिकॉर्ड से पता चला कि पुरकायस्थ का एसएफआई से कोई लेना देना नहीं था। उसी दिन पुरकायस्थ के खिलाफ मीसा के तहत नज़रबंदी का आदेश जारी कर दिया गया। वो 1 वर्ष से अधिक समय तक जेल रहे। इतना आतंक व्याप्त था कि कोई भी गलती करने को तैयार नहीं था। एक समय ऐसा आया जब दिल्ली से सटे राज्यों के मुख्यमंत्री अपने आदेशों के लिए संजय की ओर देखते थे। मुख्यमंत्रियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे से होड़ की कि जब संजय उनके राज्यों में जाएं तो उनका विशेष स्वागत हो। चूंकि ओम मेहरा सरकारी प्लेन में चलने के हकदार थे, इसलिए संजय गांधी उनको अपने साथ लेकर चलते थे, जैसा कि आजकल केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री मान को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री उनके स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर कतार में खड़े हो जाते थे। देश के नए नायक की जय जयकार करते हुए बैनर और होर्डिंग्स लगाई जाती थीं। उनके सम्मान में व्यवस्था की गई और लोगों को उनकी रैलियों में ले जाया गया ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि बड़ी भीड़ खड़ी हो। मेनका अक्सर उनकी यात्राओं में उनके साथ रहती थी। हालांकि जब पहली बार इमरजेंसी की योजनाएं बनाई जा रही थीं, तब उन्हें दूर रखा गया था, क्योंकि उस समय ऐसा महसूस किया गया था कि वो औरों से बात करके खेल को बिगाड़ सकती हैं। संजय और मेनका का स्वागत करते समय मुख्यमंत्रियों को स्वयं ही एहसास था कि उनसे क्या अपेक्षा थी, लेकिन डबली एश्योर होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष बरुआ ने उन सभी को पत्र लिखकर संजय को अपनी यात्राओं के दौरान सभी सुविधाएं और सम्मान देने का आदेश दिया। बरुआ ने संजय की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक विवेकानंद, दूसरा शंकराचार्य और एक बार अकबर बताया। जब संजय इस तरह की ट्रिप्स पर जाते थे तो संजय को वो सुरक्षा प्रदान की गई जो आमतौर पर एक मुख्यमंत्री के लिए रिजर्व होती थी, जिसमें उनके आगे एक पायलट कार होती थी। बाद में श्रीमती गांधी ने एक पत्र लिखकर पार्टी अध्यक्ष से कहा कि मुख्यमंत्रियों को इतनी धूमधाम से संजय का स्वागत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा लगता था कि यह पत्र महज रिकॉर्ड के लिए था। केवल 2 कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो संजय फैन क्लब का हिस्सा नहीं थे, वो पश्चिम बंगाल के सिद्धार्थ शंकर राय और उड़ीसा की नंदिनी सतपथी थे। वामपंथी झुकाव के कारण संजय को इन दोनों पर गहरा संदेह था। वास्तव में सिद्धार्थ शंकर राय भी उनकी वैसे ही सेवा करने में खुश होते अगर उनको संजय की तरफ से कोई लिफ्ट दी गई होती। 21 फरवरी 1977 को श्रीमती गांधी को लिखे एक पत्र में उन्होंने जोर देकर कहा कि संजय ने भारी भीड़ खींची। सितंबर 1975 तक संजय ने पार्टी की युवा शाखा यूथ कांग्रेस में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी, जिसका मकसद पार्टी संगठन पर कब्जा करना था। उनका पहला कदम युवक कांग्रेस के अध्यक्ष प्रियरंजन दास मुंशी, जो कि सिद्धार्थ शंकर राय के करीबी थे, को हटाना था। संजय नाइस्टीज में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने बस दास मुंशी को बुलाया और उन्हें इस्तीफा देने का सुझाव दिया। दास मुंशी का जो दोष उन्होंने बताया कि युवा कांग्रेस 20 सूत्री और 5 सूत्री कार्यक्रमों को पर्याप्त समर्थन नहीं दे रही थी। दास मुंशी के स्थान पर संजय ने युवा कांग्रेस की महासचिव अंबिका सोनी को बैठाया, जिन्होंने संजय के साथ अपनी निकटता प्रदर्शित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने स्वयं अधिक कम महत्वपूर्ण पद लेने का विकल्प चुना, युवा कांग्रेस की कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि वास्तव में कौन युवक कांग्रेस चला रहा था। यह परंपरा आज भी कांग्रेस में चल रही है। तेज तर्रार चमकदार आंखों वाली सोनी ने एक असामान्य रास्ते से राजनीति में प्रवेश किया था। एक भारतीय विदेश सेवा अधिकारी की पत्नी, वो कांग्रेस में प्रवेश पाने और राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने की इच्छुक थी। उनके पहले गुरु कांग्रेस के वामपंथी झुकाव वाले महासचिव चंद्रजीत यादव थे, जिन्होंने उनके लिए युवा कांग्रेस में एक स्थान सुनिश्चित किया था। लेकिन महत्वाकांक्षी सोनी ने श्रीमती गांधी को उनके विदेश दौरे के दौरान जब उनसे मिली थी तो बहुत प्रभावित किया। सोनी ने न केवल श्रीमती गांधी बल्कि अब उनके बेटे का भी ध्यान आकर्षित किया। संजय ने उन्हें दास मुंशी के स्थान पर एक व्यवहारी और विश्वसनीय के रूप में देखा। 30 दिसंबर 1975 को चंडीगढ़ के पास कोमागाटा मारू नगर में कांग्रेस अधिवेशन में संजय सभी की आंखों के तारे थे।
पार्टी नेता के रूप में उनके कैरियर की औपचारिक शुरुआत हुई। यह महसूस करते हुए कि भविष्य का चेहरा है, पार्टी में चापलूस उनके चारों ओर घूमने लगे। संजय के प्रवेश के बाद युवा कांग्रेस की सदस्यता में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई और फरवरी 1977 तक यह 7 लाख से बढ़कर 60 लाख हो गई। आपातकाल के दौरान युवा कांग्रेस के सदस्यों ने अपनी ताकत दिखाने और आम लोगों, विशेषकर दुकानदारों को आतंकित करने के लिए काफ़ी कुख्याति प्राप्त की। क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कई बेरोजगार युवक अब सफ़ेद पोशाक और गांधी टोपी पहनते थे, युवा कांग्रेस के सदस्य होने का दावा करते थे और कथित तौर पर संजय के 5 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के लिए धन की उगाही करते थे। 1 साल बाद गुवाहाटी में कांग्रेस के वार्षिक सत्र में संजय और युवा कांग्रेस पार्टी सम्मेलन का केंद्रीय विषय थे, क्योंकि एक के बाद एक प्रतिनिधि युवा नेता की प्रशंसा करने के लिए खड़े हुए थे। श्रीमती गांधी ने अपने भाषण में गर्व से स्वीकार किया कि युवा कांग्रेस ने हमारी शक्ति चुरा ली है। संजय गांधी के लिए मंच तैयार कर लिया गया था और संजय गांधी को आधिकारिक तौर पर उनकी मां का राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित करने की तैयारी पूरी हो गई थी। आज के अंक में इतना ही। आपको ये अंक कैसा लगा, कृपया कमेंट अवश्य करें। अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें। आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।